नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम संस्कृत रचनाकारों के सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और इसमें हम अंबिका दत्त व्यास का सामान्य परिचय आज पढ़ेंगे। अंबिका दत्त व्यास संस्कृत साहित्य के अर्वाचीन कवियों में से एक हैं। तो चलिए हम जानते हैं उनके सामान्य परिचय के विषय में। भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और अगर हम सन में बोलेंगे तो सन 1858 ईस्वी में जयपुर में हुआ था और मृत्यु मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 सन में सन 1900 ईस्वी में मार्गशीर्ष यानी अगहन में 42 वर्ष की अवस्था में बनारस में हुआ था। यह भीड़ावंशी तथा पराशर गोत्र में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्वज भानपुर ग्राम जयपुर के निवासी थे, किंतु इनके पिता वाराणसी जाकर बस गए। ये निवासी तो जयपुर के थे, किंतु इनके पिताजी थे वो वाराणसी में जाकर रहने लगे थे। बिहारी विहार रचना में उन्होंने स्वयं का परिचय दिया है। बिहारी विहार एक हिंदी की रचना है। तो इसमें इन्होंने अपने जीवन के विषय में सामान्य परिचय दिया है, जिसके अनुसार राजा दलोल सिंह के राजसभा पंडित श्री गोविंद राम जी थे और उनके प्रपौत्र पंडित राजा राम जी के 2 पुत्र हुए, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। तो जो राजा राम जी थे उनके 2 पुत्र थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त, और जिसमें जो दुर्गा दत्त थे, दुर्गा दत्त के पुत्र अंबिका दत्त व्यास थे। जो दुर्गा दत्त थे उनके पुत्र का नाम था अंबिका दत्त व्यास। यह कभी जयपुर में रहते तो कभी बनारस में, क्योंकि ये जयपुर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी बनारस में आकर रहने लगे थे। तो कभी ये जयपुर में रहते तो कभी बनारस में। अंबिका दत्त व्यास कवित्त सवैया की प्रचलित शैली में काव्य रचना करने वाले ब्रज भाषा के सफल कवि थे। कवित्त होता है, मतलब कवित्त एक वाणिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 पर विराम होता है और 31 और 33 वर्ण होते हैं। और दूसरा है सवैया, और सवैया भी एक छंद है, ये भी एक वार्णिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और जो संपाद होते हैं, यानी कि इनके समान पद होते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काशी साहित्यकारों में उनका उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो काशी के जो साहित्यकार थे उनमें अंबिका दत्त व्यास जी का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि ये उस समय के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। व्यास जी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में अध्यापक थे और जीवन पर्यंत रहे। तो ये बिहार के राजकीय विद्यालय में अध्यापक थे और अपनी मृत्यु पर्यंत तक वहाँ पर सेवारत रहे। अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में इनकी बहुत रुचि थी। अश्वारोहण यानी इनको घुड़सवारी का भी बहुत शौक था और संगीत का भी इनको बहुत शौक था और शतरंज में भी इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इनको बहुत पसंद थे और साथ ही चित्रकारिता भी करते थे। संगीत में इन्हें हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके बहुत ही फेवरेट वाद्य थे, यानी कि इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास के समान काव्य प्रतिभा के कारण इन्हें व्यास नामक उपाधि मिली। जो वेदव्यास हैं उनकी तरह इनमें प्रतिभा है, ऐसा मानने पर इनको व्यास की उपाधि मिली। व्याकरण, दर्शन, न्याय सभी पर इनका प्रभुत्व था।
यानी व्याकरण हो या दर्शन हो या न्यायशास्त्र हो, इनको हर विषय से संबंधित ज्ञान था। वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और संस्कृत पर के तो ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े पंडित थे। अंग्रेजी और बंगला भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। यानी संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और बंगला भाषा पर भी इनका विशेष अधिकार था, अर्थात इनको अंग्रेजी और बंगला भाषा का भी ज्ञान था। उन्होंने लगभग 78 छोटी बड़ी रचनाएं की हैं, परंतु सभी रचनाएं विश्व के सम्मुख प्रकाशित नहीं हो सकी हैं। इन्होंने सभी हिंदी और संस्कृत की सभी रचनाओं को मिलाकर कुल 78 यानी 78 रचनाएं की हैं, लेकिन सारी रचनाएं विश्व के सम्मुख नहीं आ सकी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज विजय और सामवत नाटक, रत्नाष्टक और कथा कुसुम प्रख्यात रचनाएं हैं। सामवत नाटक इन्होंने जब ये 22 वर्ष के थे उस समय लिखा था, और हिंदी रचना बिहार से इन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई। जो हिंदी रचना है बिहार जो कुंडलिनी छंद में लिखा हुआ है, तो इससे इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने स्वयं के जीवन का भी परिचय दिया है। ये एक रचना है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विषय में भी बताया है। इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का भी संपादन किया। पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका है जो उस समय उन्होंने उसका संपादन किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना करके संस्कृत भाषा को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था कि इन्होंने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी, जिससे बिहार में संस्कृत भाषा को एक नई दिशा मिली थी। अपनी असाधारण विद्वता तथा अलौकिक प्रतिभा के कारण समकालीन विद्वान मंडली ने इन्हें भारत भास्कर, साहित्याचार्य, व्यास आदि उपाधियों से विभूषित किया था। इनके अंदर इतनी अलौकिक प्रतिभा थी, इतने विद्वान थे ये, कि उस समय की जो विद्वान मंडली थी उन्होंने इन्हें भारत भास्कर और साहित्याचार्य और व्यास आदि कई उपाधियों से इन्हें विभूषित किया था। इन्हें 19वीं सदी का बाण भट्ट माना जाता है। यानी एक वो बाण भट्ट थे जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरितम की रचना की थी, और ये इनको भी उन्हीं की तरह 19वीं सदी का यानी कि ये आधुनिक बाण भट्ट इनको माना जाता है। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये 10 वर्ष के थे तभी से इन्होंने काव्य में जो अपनी रचनाएं आरंभ कर दी थी। 12 वर्ष की अवस्था में काशी कविता वर्धनी सभा ने इन्हें सुकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। जब ये 12 वर्ष के थे यानी कि बहुत ही छोटी अवस्था में इन्हें काशी कविता वर्धनी सभा के द्वारा सुकवि की उपाधि दी गई थी। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं। यानी कि इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की हैं और संस्कृत में भी रचनाएं की हैं। दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, यानी कि दोनों ही भाषाओं को इनका ज्ञान था। इनको इनकी विद्वता के कारण इन्हें कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। ये इतने विद्वान थे, इतने प्रतिभाशाली थे कि इन्हें कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। और मैंने इनकी उपाधियों का एक वीडियो बनाया है, जो यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगी। 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने के कारण इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो उन 24 मिनट में इन्होंने 100 श्लोकों की रचना कर दी थी, तो जिसकी वजह से इन्हें घटिका शतक नामक उपाधि दी गई थी।
100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत क्षमता होने के कारण इन्हें शतावधान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। ये एक साथ 100 प्रश्नों को सुनकर और उसी क्रम में उनके उत्तर दे दिया करते थे। तो इस वजह से इस कारण इनको शतावधान की उपाधि भी दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें महाकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। जब ये 42 वर्ष के हुए तब इन्हें महाकवि का सम्मान भी प्राप्त हुआ और 42 वर्ष की अवस्था में ही इनका देहावसान हो गया। यानी कि जब ये 42 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे यह अपनी पत्नी, एक बेटी और 9 वर्षीय पुत्र को असहाय छोड़ गए थे। यानी इनकी तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनकी एक पत्नी और एक बेटी थी और एक 9 वर्ष का पुत्र था। तो मित्रों, मैंने इनकी रचनाओं पर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो भी ना देखा हो तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको आज अंबिका दत्त व्यास का सामान्य परिचय बताया। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।